सत श्री अकाल पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी। मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब दे ताज़ा हालात 26 ਅਤੇ 27 तरीक ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ पंजाब ਦੇ किसान दिल्ली ਵੱਲ कूच ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ अन्नदाते ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ अन्नदाते ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, उधर दूजे पासे प्रशासन ਦੇ ਵੱਲੋਂ भी ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सो केंद्र ਦੇ ਵਿੱਚ भी काफ़ी हलचल है क्योंकि लगातार किसानी संघर्ष दिन प्रति दिन तेज ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, जिस करके किसान ਨੂੰ ਹੋਰ ताकत मिलती जा रही है ਤੇ प्रशासन ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ चिंतावां खड़ियां हो रही ने। ਉੱਥੇ ਹੀ किसान ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਰ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। उधर किसान आगू गुरनाम सिंह का कहना है कि लगातार केंद्र सरकार आम लोगों को गुमराह कर रही है कि असी गलबात करने के लिए तैयार हाँ, किसान साडे नाल गलबात नहीं करते, अजिहा कुछ भी नहीं है। गुरनाम सिंह ने पूरे तथ्यों के नाल इस वीडियो बयान के जरिए अपनी गल रखी है। अगर सरकार MSP पर खरीदने के लिए तैयार है, हम अब भी कहते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री जी ये बयान दें कि जितना देश में उत्पादन होता है, 23 फसलों का जितना देश में उत्पादन होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, वो सारी की सारी खरीदने के लिए तैयार है, ऐसा उनको बयान देना चाहिए ताकि जनता गुमराह ना हो। ये केवल गुमराह करने पे ही लगे हैं। और दूसरा ये गुमराह कर रहे हैं कि किसान अड़े हुए हैं, हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, किसान नहीं मान रहे हैं। मैं उसका स्पष्टीकरण ये देना चाहूँ कि जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाए गए, ये कोई आपातकाल नहीं था कि देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, इसलिए अभी लागू करना जरूरी था। जो अध्यादेश होते हैं वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं जब कानून बनाने का टाइम नहीं होता। इन्होंने कोरोना काल में इसलिए लाए ताकि लोग आंदोलन ना कर पाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आंदोलन हुआ और कड़ा आंदोलन हुआ तो इन्होंने जल्दबाजी में उसको कानून में बदलना चाहा और तुरंत इन्होंने कॉलम पूरा ना होने के बावजूद, बहस ना होने के बावजूद इन्होंने तुरंत कानून बना दिया। इसका मतलब है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह करके देश को जो है पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। और ये खरबों का बिजनेस है जो जिससे पूरा देश जो है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो भुखमरी के कगार पे जाएगा और बीच का मोटा मुनाफा जो है वो कारपोरेट को जाएगा। जिन लोगों से ये चुनावी चंदा लेते हैं उन कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। किसानी संघर्ष दिन प्रति दिन किस तरह तेज होता जा रहा है, इस गल का अंदाजा लगातार मिल रहे समर्थनों तो लाया जा सकता है। कदे ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ किसानी अंदोलन के लिए नवी रणनीति तय की गई है तो इस तहत उन्होंने दसिया कि 17 दसंबर को यूपी गेट के उत्ते प्रदर्शन किसान जथेबंदियों के वलों किया जाएगा। बैठक तो यही है, किसानों की भी प्रतिष्ठा की बात आ गई। हम भी ऐसे मौके पे नहीं कुछ करेंगे तो हम अभी आदमी वैसी नजरों तो देखने लगेंगे जी भैया। जनता हमारे काम हर उस मकाम दुख सुख मकाम आवे तो आज जनता पर आफत है कि आज किसान बिरादरी पर आफत है, तो इसलिए यह आपात बैठक बुलाई और जो ये खाप चौधरी है इनकी सुलह मशवरा लिया गया। तो 17 तारीख के हमने वो रखे, हम जोरों शोरों से 17 तारीख में जो कुछ भी हालात हो गए उसे केवटन के लिए हम वहाँ तैयार है जाएंगे। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी? आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ,
ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।